सुनो भाग्यवान, मैं शहर जा रहा हूँ। मैं शहर जा रहा हूँ। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे शहर से कुछ कमाई करके ही लौटेंगे। अरे ताना क्यों मारती हो? कोई काम मिलेगा तो ही कमाई करके लाऊंगा ना। इस आदमी से ब्याह करके तो भाग्य ही फोड़ लिया। तारा गंगू को रोज इसी तरह के ताने देती रहती थी और गंगू ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बहुत सारे पैसे आ जाएं? मन तो करता है कि मछली की खेती कर लूं, पर इस रेगिस्तान की रेत में मछली की खेती आखिर होगी कैसे? यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। यही सोचकर गंगू थोड़ा उदास हो जाता है और तभी प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम बच्चा, तुम कुछ उदास दिख रहे हो। कुछ कमाई नहीं हो रही है और ऊपर से बीवी रोज ताने मारती है। क्या करूं? कुछ काम करो बच्चा। काम तो मैं करना चाहता हूं, पर यह कहते कहते गंगू चुप हो जाता है। रुक क्यों गए बच्चा? कहो, क्या काम करना चाहते हो? क्या रेत में मछली की खेती हो सकती है? मैं रेत में मछली की खेती करना चाहता हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसका उपाय बता देता हूँ। हाँ, जल्दी बताइए। गंगू के यह कहने पर साधु उसे एक शीशी देते हुए कहता है, ये शीशी अपने घर ले जाओ और रेत में क्यारी बनाकर उसमें मछली की खेती करो। मगर इस शीशी से मछली की खेती कैसे होगी? रात को इस शीशी से 4 सफेद दाने लेना और उन्हें रेत में डाल देना। सुबह उठोगे तो उस रेत में मछलियां खेलती मिलेंगी, पर रेत में केवल 4 दाने ही डालना। 4 से अधिक दाने कभी भूलकर भी मत डालना। गंगू साधु से शीशी लेकर घर आ जाता है और फिर इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है और वो हंसने लगती है। आपको बुद्धू बना दिया है बाबा जी ने। भला रेत में भी कभी मछलियां पैदा होती है? बाबा जी ने कहा है तो जरूर होती है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। फिर जैसे ही रात होती है, गंगू एक क्यारी बनाकर शीशी में से 4 दाने निकालकर रेत में डाल देता है और फिर सुबह होते ही अब तो मान गई ना कि रेत में भी मछलियां पैदा हो सकती है। हाँ, मान गई। अब जल्दी से इन्हें बाजार में बेचकर कमाई कर लाओ। अब तो रोज ही कमाई करके लाऊंगा। यह कहकर गंगू मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है और उसकी सब मछलियां हाथों हाथ बिक जाती है। अब तो मैं सोने के गहने बनवाऊंगी, अच्छा पहनूंगी और अच्छा खाऊंगी, खूब सज धज के रहूंगी। हाँ, फिर तो तुम रानी महारानी की तरह दिखोगी। और नहीं तो क्या। मछलियां बेचकर गंगू के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वह नया घर बनवा लेता है। साथ उसकी पत्नी भी रानियों की तरह सज धज कर रहने लगती है। बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? कसम से किसी राजा की रानी लग रही हो। किसी राजा की नहीं, तुम्हारी रानी लग रही हूँ, बुद्धू बक्से। एक दिन अचानक ही गंगू की तबीयत खराब हो जाती है और ये तो मूर्ख है। रेत में केवल 4 दाने डालते हैं और उनसे 1 टोकरी मछलियां मिलती है। मैं 4 की जगह 40 दाने डाल देती हूँ। देखना, पूरा 1 ट्रक मछलियां मिलेगी और उन्हें बेचकर घर में रुपए का ढेर लग जाएगा। यही सोचकर उस रात गंगू की पत्नी रेत में 40 दाने डाल देती है और फिर जैसे ही सुबह होती है, हाय हाय, देखो तो मेरा क्या हाल हो गया। मैं तो कहीं की नहीं रही। साधु महाराज ने रेत में केवल 4 दाने डालने के लिए कहा था। लगता है तुमने ज्यादा ही दाने डाल दिए, इसीलिए तो भुगत रही हो। यह कहकर गंगू साधु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। गलत इच्छा और लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने यही सब किया और इसलिए उनका परिणाम ये हुआ। हमारी भूल को माफ कीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। हम फिर कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे साधु महाराज। गंगू के बार बार यही विनती करने पर साधु को उस पर दया आ जाती है और वह गंगू की पत्नी को ठीक कर देते हैं। नारायण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था।
वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहता था और वहीं स्टेशन के बाहर उसने चाय की अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। नारायण खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया था, मगर अपने बेटे मोहन से चाहता था कि वह पढ़ लिख कर जरूर कुछ खास बने। इसलिए वह अपने बेटे मोहन से हमेशा कहता था, बेटा मोहन, मन लगा कर पढ़ा कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ा होकर कुछ बन गया तो खुद का मकान बना पाएगा। तुझे मेरी तरह झुग्गी में रहकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा, समझा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा मन लगाकर ही पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा। मोहन अपने परिवार की गरीब हालत को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए अन्य बच्चों की तरह फिजूल खर्ची वाला कोई शौक नहीं रखता है। वह ज्यादातर समय पढ़ता रहता है और जो समय बचता है उसे खेलने कूदने के बजाय दुकान पर जाकर अपने पिता की मदद करने में बिताता है। ले बेटा मोहन, ये चाय स्टेशन मास्टर को देकर आ। पिताजी, पैसा भी लाना है क्या? नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन इस गरीब परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। नारायण चाय देने के लिए जाता है तो रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके साथ ही आसमान से बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? छोड़ो, मुझे मेरे पिताजी को देखने दो। पिताजी, पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी। बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए सब्र करने में ही भलाई है। रो मत, धीरज धर ले, अब इसी में भलाई है बेटा। नारायण की अचानक मौत हो जाने से चाय की दुकान बंद हो जाती है और इसी कारण मोहन और उसकी माँ के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर घर की इस हालत से परेशान होकर मोहन की माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी चाय की दुकान मैं ही चला लूं। नहीं अम्मा, चाय की दुकान हम चलाएंगे। हम आज ही स्टेशन मास्टर से कुछ पैसा उधार लेकर चाय की दुकान फिर से चालू कर देते हैं। मोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा बेटा? तुम्हारे पिता तो चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। इस वक्त हम दोनों का पेट पालने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अम्मा। तुम बीमार रहती हो, इसलिए हम तुम्हें दुकान का काम कभी नहीं करने देंगे। अब ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह मन को मजबूत करके आंसू पोंछ लेता है और उस दिन के बाद से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की दुकान चलाने लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और वह अकेले में रोता रहता है। पिताजी, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम पढ़े कि घर चलाने के लिए काम करें। अब शायद हम कभी भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएंगे। हम भी आपकी तरह गरीब चाय वाले बनकर ही रह जाएंगे। एक दिन स्टेशन मास्टर साहब मोहन को इस तरह से रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस गरीब बालक पर दया आ जाती है। वे मोहन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बेटा मोहन, ऐसे अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। स्टेशन मास्टर साहब के ये पूछने पर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्टेशन मास्टर मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम पढ़ने में इतनी ही रुचि रखते हो तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। हम ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम चाय भी बेच सकोगे और साथ में पढ़ लिख भी सकोगे। अब बस हमें थोड़ा सा हंसकर दिखा दो, जरा हम भी तो देखें कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। स्टेशन मास्टर साहब के ये कहने पर मोहन हंसने लगता है और फिर उनका आभार प्रकट करते हुए कहता है, साहब,
हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज के जमाने में आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है। उस दिन के बाद से तो मोहन का जीवन ही बदल जाता है। वह चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाता है और फिर रात को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के एक खंभे के नीचे बैठकर बल्ब के उजाले में घंटों तक पढ़ता रहता है। बेटा मोहन सारा दिन चाय बेचता है और रात होते ही यहाँ इस खंभे के नीचे पढ़ने बैठ जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है तू। चल अब खाना खा ले। अम्मा, चाय बेचना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। चाय बेचकर भूखे पेट को 2 रोटियां मिलती है और ये पढ़ाई हम जैसे गरीबों को किसी लायक बना सकती है। हाँ हाँ समझती हूँ बेटा, पर अपने इस भूखे पेट में 2 रोटियां डाल तो ले। उन्हें समय पर पेट में नहीं डालेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझा? इस तरह मोहन चाय की दुकान चलाने के साथ साथ कई सालों तक रेलवे स्टेशन के उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और इस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी किस्मत कुछ ऐसा रंग दिखाती है कि वह रेलवे में ही बड़ा अफसर बन जाता है और इस तरह उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है। भगवान सब गरीबों को मोहन जैसा बेटा दे। अपनी मेहनत से क्या बन गया। गरीब चाय वाला रेलवे का बड़ा अफसर बन गया। इतना बड़ा अफसर कि मेरा यह स्टेशन मास्टर का पद भी उसके सामने बहुत छोटा है। भगवान मोहन को सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। यह कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तभी उनका फोन बजने लगता है। उधर से आवाज आती है कि मैं मोहन बोल रहा हूँ और कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर साहब खुश हो जाते हैं और अगले दिन मोहन रेलवे के एक बड़े अधिकारी के रूप में उनके सामने खड़ा मिलता है। मोहन को देखकर स्टेशन मास्टर साहब असमंजस में पड़ जाते हैं और मोहन से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना साहब कहूँ या फिर बेटा, अपना मोहन बेटा कहूँ। स्टेशन मास्टर साहब, आप कल भी मुझसे बड़े थे और आज भी मुझसे बड़े ही हैं। आपके बड़प्पन से ही मैं कुछ बन पाया हूँ। आप मुझे बेटा कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और उन्होंने मोहन को तुरंत पकड़कर गले से लगा लिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।